बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुमनाम हीरो के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। आइए चलते हैं कहानी की तरफ। मैंने गाड़ी को स्टार्ट किया और घुमाकर इसे कैनाल बैंक रोड की तरफ लाने का इरादा कर ही रहा था कि मुझे बड़े शिद्दत से चौंक जाना पड़ा। और मेरे चौंकने का सबब एक सुर्ख लैंड क्रूजर थी। वो टोयोटा 4 व्हील ड्राइव जीप जिसकी पूरी बॉडी सुर्ख और सफेद, छत सफेद थी। इतनी दूर से मैं इसकी नंबर प्लेट न पढ़ सका। वो जीप फिरोजपुर रोड पर नहर के पुल को अबूर कर रही थी। मेरे देखते ही देखते इसने पुल अबूर किया और वहदत रोड पर मुड़ गई। मैंने एक लम्हे की ताखीर किए बगैर अपनी गाड़ी को सुर्ख लैंड क्रूजर के पीछे दौड़ा दिया। सदफ भी इस जीप को देख चुकी थी। सनसनीखेज लहजे में बोली, वजदान, तुमने मुझे जिस बहरूपिये की कहानी सुनाई है, कहीं इस गाड़ी में वही तो नहीं? हमारी इज़्तिरारी हालत भी इसकी निशानदही कर रही है। 99% इम्कान तो इसी बात का है, मैंने हैजानी अंदाज में कहा। मैं जरा इसकी नंबर प्लेट देख लूं, फिर 100% बात कर सकूंगा। अगर ये वही बदमाश है तो आज मेरे हाथों से बचकर नहीं जा सकेगा। मैंने वहदत रोड पर अपनी गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी। सुर्ख लैंड क्रूजर की ड्राइविंग सीट पर मौजूद शख्स की पुश्त मुझे दिखाई दे रही थी। वो शख्स सफेद सूट में मलबूस था। मैंने इसे वहदत रोड पर मुड़ता देखकर एक लम्हे के लिए सोचा था कि कहीं इस मक्कार का ताल्लुक मंशा से न हो। मंशा की छोटी 2 मंजिला सफेद कोठी भी इसी इलाके में थी। लेकिन जब आपपरा मार्केट पीछे बहुत पीछे रह गई और सुर्ख लैंड क्रूजर सीधी आगे निकलती चली गई तो मुझे अपनी सोच की नफी करना पड़ी। मैंने कोशिश करके गाड़ी की रफ्तार बढ़ाकर जीप की नंबर प्लेट पढ़ ली और मेरे सीने से एक इत्मीनान की सांस खारिज हो गई। वो नकली वजदान के सिवा और कोई नहीं हो सकता था। मज़कूरा सुर्ख जीप का नंबर 4737 ही था। मैंने सदफ को मुखातब करते हुए कहा, सदफ, ये वही बहरूपिया है जिसकी मुझे तलाश थी। सदफ ने पुरअज़म अंदाज में कहा, वजदान, तुम गाड़ी की रफ्तार को और बढ़ाओ और इसे घेर कर रोकने की कोशिश करो। आज हम दोनों मिलकर इसे ऐसा सबक सिखाएंगे कि इसका सारा बहरूप नाक के रास्ते निकल जाएगा। ये मत भूलो कि यही खबीस तुम्हारी डार्लिंग का कातिल भी है। मेरी याददाश्त बहुत अच्छी है सदफ। मैंने ब्रिज स्टोन टायरों वाली इस सुर्ख जीप का ताक़ब जारी रखते हुए कहा, अगर जिस बहरूपिये ने अपनी तहरीर के जरिए डार्लिंग की मौत को बड़े जानदार अंदाज में जायज साबित करने की कोशिश की है, लेकिन जब तक मैं इस मामले की तह तक नहीं पहुंच जाता किसी बात पर यकीन नहीं कर सकता। हम आगे पीछे वहदत रोड पर गाड़ियां दौड़ाते हुए बैंक का स्टाफ, पायलट हाई स्कूल और मोड़ पीखेवाल से गुजरे। लेकिन हैरत मुझे इस बात की थी कि मैं अपनी गाड़ी की जितनी रफ्तार बढ़ाता वो भी जवाब में जीप को इतना ही तेज कर देता। और इस दौरान में इसने एक मर्तबा भी मुड़कर अकब में देखने की जहमत गवारा न की। मैं वसूख से नहीं कह सकता था कि इसे अपने ताक़ब का इल्म हो चुका है या नहीं, अलबत्ता हमारे दरमियान एक मखसूस फासला बरकरार था। थोड़ा आगे जाकर बहरूपिये ने अपनी जीप स्कीम मोड़ की तरफ जाने वाली सड़क पर मोड़ दी। मैंने भी वहदत रोड को छोड़ दिया। कुछ सफर तय करने के बाद हम मुल्तान रोड पर आ गए। मैं बावजूद कोशिश के भी दरमियानी हायल फासले को कम नहीं कर पाया था। पता नहीं वो मनहूस किस तरह मेरे इरादे से वाकिफ हो जाता था और अपनी जीप की स्पीड में बढ़ाकर मुझे परेशान कर रहा था। यूं महसूस होता था जैसे मैं नहीं बल्कि वो मेरा ताक़ब कर रहा हो। जो बुर्जी पर पहुंचकर इसने जीप को बहावलपुर रोड पर मोड़ लिया। इस रोड के दोनों एतराफ मियानी साहब कब्रिस्तान का सिलसिला दूर दूर तक फैला हुआ है। सड़क तंग होने के बायस बेपनाह रश रहता है, लिहाजा मुझे यहाँ फासला कम करने में थोड़ी कामयाबी हासिल हो गई। लेकिन मजांग चुंगी पर आकर इसने फिर वो साबिक फासला बरकरार कर लिया। अब इसकी सुर्ख जीप फातिमा जना रोड पर दौड़ रही थी। हम प्लाजा सिनेमा के पास से गुजरकर माल रोड पर पहुंचे और आगे पीछे बाएं जानब मुड़ गए। अब हमारा रुख रीगल सिनेमा की तरफ था। यहाँ एक ट्रैफिक सिग्नल ने हमारा दरमियानी फासला बढ़ा दिया और बहरूपियों को मेरी पहुंच से निकलने का मौका मिल गया। सदफ ने झुंझलाए हुए लहजे में कहा, बेकार है वजदान, ये छलावा है, तुम्हारे काबू में नहीं आएगा। इसका ताक़ब करने का कोई फायदा नहीं। तुम इतनी जल्दी हौसला हार गई। मैंने कहा, बड़ी बाजियां इतनी कम हिम्मती से तो नहीं जीती जा सकती। वो बोली, इंसान का मुकाबला इंसान से हो तो हिम्मत और जुर्रत दिखाने का मजा आता है, मगर मैं तो देख रही हूँ इस बहरूपिये में जन्नाती कुव्वत भरी है। ये शैतान की तरह फुर्ती का मुजाहरा करते हुए हमें मुसलसल जुल दे रहा है और अब तो इस बंद सिग्नल ने इसे हमारी नजरों से ओझल कर दिया है। इसी वक्त सिग्नल खुल गया। मैंने एक झटके से हाई रुफ आगे
बढ़ा दी। मेरी मुतलाशी नजर दूर दूर तक शाहराह कायदे आजम का जायजा ले रही थी। फिर वो सुर्ख जीप मुझे एक जानब खड़ी नजर आ गई। वो एक बहुत बड़ा डिपार्टमेंटल स्टोर था जिसकी पार्किंग में जीप खड़ी थी। जीप के अंदर बहरूपिया मौजूद नहीं था। बेसाख्ता मेरी निगाह डिपार्टमेंटल स्टोर के दाखिली दरवाजे की तरफ उठ गई और मेरे वजूद में सनसनाहट सी भर गई। अंडे की तरह सफेद सूट में मलबूस वो दराज कामत नकली वजदान दरवाजे से स्टोर के अंदर दाखिल हो रहा था। इसकी पुश्त मेरी जानब थी, लेकिन मैं हुलिया शक्ल और जिसामत में हू बहू अपनी कापी को सेकंड के 1000वें हिस्से में पहचान गया। मैं हाई रूफ को रोकने के बाद बाहर आया और सदफ के साथ डिपार्टमेंटल स्टोर के दरवाजे की जानब बढ़ गया। सदफ ने कहा, वजदान स्टोर के अंदर इसे घेरना मुनासिब नहीं होगा। इससे सामना होते ही हंगामा आराई हो सकती है जो हमारी राह खोटी कर देगी। हम सैदपुर जाने के लिए घर से निकले हैं, फिर क्या किया जाए? हमें इसके बाहर आने का इंतजार करना चाहिए, इसकी जीप के करीब रहकर। इसने कहा, वो आखिर कितनी देर अंदर रह सकता है? कभी ना कभी तो इसे बाहर आना ही पड़ेगा। मैंने कहा, तुम्हारी तजवीज तो माकूल है, लेकिन इस शैतान ने मुझे जितना परेशान किया है इसका तकाजा है कि मैं इसके ताक़ब में अंदर जाऊं। वैसे मैं स्टोर के अंदर किसी किस्म की हंगामा आराई नहीं करूंगा, सिर्फ नकली वजदान पर नजर रखूंगा। घेरेंगे हम इसे बाहर निकलने के बाद ही। और मैंने थोड़ा तवक्कुफ किया और कहा, मेरा तो ख्याल है तुम हाई रूफ के अंदर जाकर बैठो, मैं स्टोर के अंदर जाता हूँ। अगर वो मेरी नजर बचाकर बाहर निकल आया तो तुम इसे छापने की कोशिश करना। फिर मैंने इस्तफसारिया नजर से इसे देखते हुए कहा, इस काम के लिए तुम किसी किस्म का डर खौफ तो महसूस नहीं कर रही हो? डर और खौफ? वज़ीर लब मुस्कुराते हुए बोली, तुम्हारे जैसा मार्शल आर्टिस्ट और ची का माहिर मेरे साथ है तो कैसी परेशानी। तुम मुतमिन होकर जाओ, मैं इसकी ऐसी ठुकाई लगाऊंगी कि जिंदगी भर फिर इसे बहरूप भरने का ख्याल नहीं आएगा। मुझे ये देखकर खुशी हो रही है कि तुम हौसला और जुर्रत की बातें कर रही हो। मैंने कहा, वरना थोड़ी देर पहले तुम बहुत मायूस हो रही थी। वो बोली, इंसानी जज्बात एहसासात मौका महल की मुनासबत से तब्दील होते रहते हैं। पहले वो हमारे काबू में नहीं आ रहा था, इसलिए बददिली ने मुझे घेर लिया था, लेकिन अब तो हम जरा सी कोशिश करके इसे अपने दाम में ला सकते हैं। फिर वो जोशीले लहजे में बोली, और तुम यहाँ बातों में वक्त जाया न करो। वो अगर इस स्टोर से निकलकर कहीं और चला गया तो मैं इंतजार में सूखती रहूंगी और तुम्हें भी एक खासी दरबदरी होगी। मैं गाड़ी की तरफ जा रही हूँ। ओके, मैंने इस बात में गर्दन हिलाते हुए कहा। फिर स्टोर के दरवाजे से अंदर दाखिल हो गया। वो एक शोभा जाती डिपार्टमेंटल स्टोर था जिसकी गालबन 2 से ज्यादा मंजिलें थी। मैं किसी उजलत या बदहवासी का मुजाहरा किए बगैर अपनी कॉपी को तलाश करने लगा। मेरे अंदाज से यही जाहिर होता था मैं शानदार शोकेसेस में सजे आइटम्स को देख रहा हूँ, लेकिन दर हकीकत मैं नकली वजदान को खोज रहा था जो एक झलक दिखाकर उजल हो गया था। मैं इस तलाश के दौरान में दाखिली दरवाजे को भी नजर में रखे हुए था, कहीं वो बदबख्त निगाह बचाकर स्टोर से न निकल जाए। मैंने निहायत ही चाबक दस्ती से स्टोर की दोनों मंजिलें देख ली, लेकिन इसकी सूरत कहीं नजर न आई। पता नहीं वो कम वक्त कहाँ छुप कर बैठ गया था। इसी वक्त मेरे जहन में इस ख्याल ने भी सर उबारा कि कहीं वो किसी और दरवाजे से बाहर न चला गया हो। ऐसा सोचते ही मैंने सिक्योरिटी के एक जवान से दरियाफ्त किया, क्या इस स्टोर में आमदो शुद्ध का सिर्फ एक ही दरवाजा है या इसके अलावा भी है? इसने जवाब दिया, जनाब स्टोर में आने जाने के लिए 3 दरवाजे हैं। एक वो जो सामने की तरफ है जिसमें से आप अंदर दाखिल हुए थे, बाकी 2 दरवाजे पहलुओं में हैं। वो सिक्योरिटी वाला खासा मुस्तैद और अकाब निगाह मालूम होता था। इसने मुझे स्टोर में दाखिल होते देख लिया था। एक फौरी ख्याल के तहत मैंने इससे पूछा, मैं दरअसल यहाँ किसी किस्म की खरीदारी के लिए नहीं आया हूँ। फिर इसने मोहतात नजर से मुझे देखा, जैसे इसका ख्याल हो कि अगर मैं खरीदारी के लिए नहीं आया तो फिर क्या चोरी या डकैती के लिए आया हूँ। मैंने इसकी उलझन दूर करने की खातिर कहा, मैंने एक दोस्त को इस स्टोर में दाखिल होते देखा था तो इधर चला आया, इससे मिले काफी अरसा गुजर गया था। तो सिक्योरिटी गार्ड के इस्तफसार में तशवीश दर आई। मैंने कहा, क्या तुमने मेरे इस दोस्त को कहीं देखा है? इसने बेदाग सफेद पतलून कोट पहन रखा है और आंखों पर स्याह चश्मा है। इसने जूते भी सफेद ही पहन रखे हैं। मैंने इसे ऊपर नीचे तलाश कर लिया, लेकिन मुझे वो कहीं मिला नहीं। सिक्योरिटी गार्ड ने शाकज़दा अंदाज में मुझे सरतापा देखा और नफी में सर हिलाते हुए बोला, नहीं सर, मैंने ऐसे किसी शख्स को यहाँ नहीं देखा। क्या तुम्हारी ड्यूटी सिर्फ बलाई मंजिल तक ही महदूद है? इसने असबात में गर्दन हिला दी। मैंने सोचा मुमकिन है नकली वजदान इस मंजिल पर आया ही ना हो और नीचे ही से कहीं गायब हो गया हो। मैंने फिल फौर नीचे का रुख किया। तेजी से जीने तय करते हुए मैं दोबारा जेरी मंजिल पर पहुंच गया। एक मरतबा फिर मैंने तनकीदी निगाह से इस जगह का जायजा लिया और कदरे मायूस होकर बैरूनी दरवाजे की जानब कदम बढ़ा दिए। 90% इम्कान इस बात का था कि वो बहरूपिया एक
मरतबा फिर मुझे चक्कर देने में कामयाब हो रहा था। इस ख्याल से जरा तकवीयत मिली कि इसकी गाड़ी सदफ की निगरानी में थी। वो कहीं भी जाता अपनी सुरख लैंड क्रूजर ही में बैठ कर जाता और ऐसा करते वक्त वो फौरन सदफ की निगाह में आ जाता। इसके बाद यकीनी तौर पर एक तवील फाइट शुरू हो जाती। मैं बिजली की सी सूरत के साथ इस जदीद डिपार्टमेंटल स्टोर से बाहर आया और जैसे ही पार्किंग की जानिब कदम बढ़ाया एक झटके से रुक गया। मेरी निगाह ने एक ऐसा मंजर देखा जिसके लिए मैं ज़हनी तौर पर कतन तैयार नहीं था। पार्किंग में नकली वजदान की लैंड क्रूजर तो अपनी जगह मौजूद थी, लेकिन हमारी ग्रे हाई रूफ कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। मुझे अच्छी तरह याद था मैंने हाई रूफ को 4WD लैंड क्रूजर के पीछे पार्क किया था ताकि वो बहरूपिया किसी भी तौर बच निकलने में कामयाब न हो, लेकिन हाई रूफ का दूर दूर तक नामो निशान नजर नहीं आ रहा था। जब हमारी गाड़ी वहां मौजूद नहीं थी तो फिर सदफ की मौजूदगी भी क्या मानी रखती थी। मेरा जहन लाखों किस्म के खतरनाक अंदेशों में गिर गया। सदफ कहाँ गई, इसने ग्रे हाई रूफ को कहाँ पहुंचा दिया, मेरा इंतजार किए बगैर वो अचानक वहां से क्यों हटी जबकि वो नकली वजदान के इस्तकबाल के लिए वहां इंतजार कर रही थी। कहीं इसे कोई हादसा वगैरह तो नहीं पेश आ गया। आखिरी सवाल बहुत ही संगीन था, मैं तड़प कर रह गया। वैसे एक खुश उम्मीदी ये थी कि नकली वजदान की लैंड क्रूजर हनूज पार्किंग में नजर आ रही थी, जिसका मतलब तो यही था कि वो मक्कार अभी वहां से रवाना नहीं हुआ। डिपार्टमेंटल स्टोर से निकलकर वो कहीं इधर उधर हो गया है। मैं बेचैनी से टहलते हुए पेश आमदा सूरत हाल का जायजा लेने लगा। इस दौरान में मेरी सोच सिर्फ एक ही नुक्ते पर मरकूज थी कि सदफ कहाँ गायब हो गई और वो भी हाई रूफ समेत। मैं इसे तलाश भी करूं तो कहाँ। इसी सोच के दौरान में मेरे जहन में एक नहायत ही खतरनाक सवाल ने सर उबारा और मेरे पूरे वजूद में एक सनसनी सी दौड़ गई। वो ख्याल बहुत ही संगीन और रोंगटे खड़े कर देने वाला था। मैंने एक लम्हे के लिए सोचा कहीं सदफ नकली वजदान के झांसे में आकर इसकी किसी साजिश का शिकार तो नहीं हो गई। ऐसा सोचते हुए खुद बखुद मेरा ध्यान डार्लिंग की तरफ चला गया। गुज़श्ता शाम मेरी गैर मौजूदगी में वो अय्यार शख्स फरीद पाशा की कोठी पर पहुंचा था और वहां मेरा भरपूर किरदार अदा करके डार्लिंग को अपने साथ ले जाने में कामयाब रहा। कहीं वजदान ने फिर वही चाल यहाँ भी तो नहीं चल दी। ऐन मुमकिन था वो मेरी हैसियत में सदफ के पास आया हो और इसे अपने साथ लेकर ग्रे हाई रूफ में वहां से रवाना हो गया हो। नकली वजदान ने मगवी डार्लिंग के साथ जो सलूक किया था, इसकी रोशनी में सदफ के बारे में सोचते हुए मेरे दिल खोलने लगा। क्या अनकरीब सदफ भी किसी बॉक्स, मैं इससे आगे न सोच सका। मेरे जहन ने फौरन वाहियात ख्याल की तरदीद कर दी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। सदफ को बेवकूफ बनाकर अपने साथ नहीं ले जाया जा सकता। इसने जो मखसूस लिबास पहन रखा था, इसे देखकर सदफ समझ जाती कि वो मैं नहीं बल्कि मेरी नकल है। वो इसके साथ एक हद फासला तय न करती। डार्लिंग को झांसा देना दूसरी बात थी। सदफ की जानब से मेरा दिल कदरे मुतमिन हो गया, लेकिन गाड़ी समेत इसका मंजर से हट जाना मुझे सख्त तशवीश में मुब्तला कर रहा था। मैं वो जगह छोड़कर कहीं आ जा भी नहीं सकता था। मैं वहां से हटता तो ऐन मुमकिन था कि वो सुरख लैंड क्रूजर को निकाल ले जाता। इसी जीप की मौजूदगी में इत्मीनान बख्श इम्कान इस बात का था कि वो वहां जरूर आएगा, जल्द या बदेर। मैं बेकरारी से टहलते हुए लैंड क्रूजर के पास आ गया और इसका जायजा लेने लगा। इसने एक मरतबा फिर इसकी नंबर प्लेट को देखा कि कहीं मुझे कोई धोखा ना हुआ हो। मैं गलती पर नहीं था। ये वही जीप थी जिसे शुएब गौरी के बंदों ने कराची में साउथ के करीब देखा था, 4737 नंबर वाली। ये सुरख जीप कल रात मुझे भी नहर के किनारे खड़ी मिली थी और इसी मनहूस जीप ने शादमन कॉलोनी से नहर के तक हमारा ताक़ब भी किया था। इसी अंदाज में तेजी से सोचते हुए मेरा ध्यान गुज़श्ता रात के इस वाक़े की तरफ चला गया जब शाहजमाल रोड पर निशान पेट्रोल ने हमारा साथ छोड़ दिया था। बाद में तहसीन की जुबानी मुझे मालूम हुआ कि जीप में किसी किस्म की कोई खराबी नहीं थी। इसी जीप के खराब होने के हवाले से नकली वजदान ने अल्लाह दिता को चक्कर दिया था। जब वो डार्लिंग को अगवा करने फरीद पाशा की कोठी पर पहुंचा तो अल्लाह दिता के एक सवाल के जवाब में इसने कहा था निशान में अचानक कोई खराबी पैदा हो गई और वो इसे किसी गैराज में ठीक होने के लिए छोड़ आया है। निशान पेट्रोल की खराबी का हवाला मुझे बहुत दूर तक सोचने पर मजबूर कर रहा था। मुस्लिम टाउन से यहाँ तक मैं सुरख लैंड क्रूजर का ताक़ब करते हुए जिन तजर्बात से गुजरा वो नकली वजदान को खासा पुर असरार साबित कर रहे थे। मैं बावजूद इंतहाई कोशिश के भी इसे चेज नहीं कर पाया था। मैं हाई रूफ की जिस कदर स्पीड बढ़ाता वो खबीस भी अपनी जीप को इतना ही तेज कर देता। हमारे दरमियान एक मखसूस फासला बरकरार रहा और इस दौरान में इसी शख्स ने एक मरतबा भी पलट कर नहीं देखा। हालांकि वाहदत रोड से जब वो स्कीम मोड़ की तरफ बढ़ा था तो सड़क के इस टुकड़े पर ट्रैफिक भी ज्यादा नहीं था। ये मुमकिन नहीं था कि इसे अपने ताक़ब का एहसास न हो। इसकी बेपरवाही और एतमाद जाहिर करता था कि वो
हर शय से बाखबर है। ये बात इसकी पुरअसरारियत पर दलालत करती थी। मैं लामहला ये सोचने पर मजबूर हो गया कि मुझे पेश आने वाले पुरअसरार वाक़यात का तल्लक भी कहीं नकली वजदान ही से तो नहीं। इसी वक्त मैंने बेइख्तियार पलट कर देखा, किसी ने मुझे पुकारा था। मैंने वाज़े तौर पर अपना नाम सुना था, लेकिन जिस सिमत से वो आवाज उभरी थी वहाँ कोई भी नहीं था। मुझे हैरत हुई कि मेरी समात ने ये धोखा क्यों दिया। मैंने इस वाक़े को मौजूदा सूरत हाल की अफरा तफरी के खाते में डाल दिया। मेरा ज़हन इस वक्त सदफ के लिए खासा परेशान था। इस कैफियत में इंसान के हवास अक्सर धोखा देने लगते हैं। जब मजीद 5 मिनट तक सदफ और नकली वजदान के आसार नजर न आए तो मेरी परेशानी इंतहा को पहुंच गई। वक्त बहुत तेजी से गुजर रहा था। मुझे सैदपुर जाना था और ये एक अजीब मुसीबत मेरे रास्ते की रुकावट बन गई थी। मैं इस लम्हे को कोसने लगा जब मैंने फिरोजपुर रोड पर इस सुरख लैंड क्रूजर को देखकर इसके ताक़ुब का फैसला किया था। इस मनहूस के सबब मेरी राह खोटी होती नजर आ रही थी। मैंने एक मरतबा फिर इस बहरूपिये को स्टोर के अंदर जाकर चेक करने के बारे में सोचा और खुद ब खुद मेरे कदम डिपार्टमेंटल स्टोर के दाखिली दरवाजे की जानब बढ़ गए। मसला ये था कि मैं किसी से सदफ, हाईरूफ या नकली वजदान के बारे में कुछ पूछने भी नहीं सकता था। मैं पूछता तो क्या पूछता, कोई मुझे क्या बताता तो क्या बताता। एक मरतबा फिर मुझे नाकामयाब वो नामराद स्टोर से लौटना पड़ा, लेकिन जब मैंने दरवाजे से बाहर कदम रखा तो एक और हैरत मेरी मुंतजर थी। मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आया। पार्किंग में सुरख लैंड क्रूजर के अकब में ग्रे हाईरूफ खड़ी थी और इसमें सदफ भी मौजूद थी। मैं तेजी से चलते हुए सदफ के पास पहुंचा और इज़तरारी लहजे में कहा, तुम कहाँ चली गई थी? मैं कहाँ चली गई थी? इसने हैरत भरी नजर से मुझे देखा। मैं तो तुम्हारे इंतजार में यहाँ सूख रही हूँ। तुमने स्टोर के अंदर इतनी देर क्यों लगा दी? मैं इस बदमाश का कोई सुराग मिला? सदफ के पे दर पे सवालात ने मेरा दिमाग झुंझुना कर रख दिया। वो इस वक्त इंतहाई संजीदा और कोफ्तज़दा दिखाई देती थी, लेकिन वो जो कुछ बयान कर रही थी वो नाकाबिले यकीन था। अगर मैंने खुद अपनी आंखों से सब कुछ न देखा होता तो मुमकिन था मैं सदफ की बात का यकीन कर लेता। मैंने एक झटके से ड्राइविंग साइड वाला दरवाजा खोला, फिर हाई रूफ का स्टीयरिंग संभालते हुए सदफ से कहा, देखो सदफ, मैं इस वक्त किसी तफरीह या मजाक के मूड में बिल्कुल नहीं। मेरा जहन बुरी तरह उलझा हुआ है। तुम सच्ची सच्ची बात बता दो, कहाँ गई थी? सदफ से बात करने के दौरान में मैं वक्फे से सुरख लैंड क्रूजर को भी देख रहा था। वो मेरी संजीदगी को देखते हुए ठहरे हुए लहजे में बोली, वजदान, मैं एक लम्हे के लिए भी इस जगह से नहीं हटी। गाड़ी में बैठकर मैं तुम्हारा और नकली वजदान का इंतजार कर रही थी। थोड़ी देर पहले तुम यहाँ थी और ना ही ये हाई रूफ। तुम किस किस्म की बातें कर रहे हो वजदान? इस मर्तबा सदफ के लहजे में एहतजाज दार आया था। क्या तुम्हें मेरी बात का यकीन नहीं? मैं तुमसे झूठ बोलूंगी? मैं सदफ के लहजे की शिद्दत ने मुझे गड़बड़ा दिया। ताहम मैं अपने तजर्बात की भी नफी नहीं कर सकता था। मैंने गंभीर आवाज में इससे कहा, सदफ, मैं कुछ देर पहले यहाँ आया था और तुम्हें गाड़ी समेत गैर मौजूद पाकर मेरी जो हालत हुई होगी इसका तुम अंदाजा लगा सकती हो। मैं बखूबी अंदाजा लगा रही हूँ कि इस वक्त तुम्हारी क्या हालत है। वो खफगी अमेज लहजे में बोली, अगर ये कोई संजीदा मजाक है तो प्लीज इसे खत्म कर दो। मैं बहुत उलझन महसूस कर रही हूँ। मैं चंद लम्हे इसे गहरी नजर से देखता रहा, फिर मुख्तसर अल्फाज में इसे थोड़ी देर पहले पेश आने वाले वाक़े और अपनी परेशानी के बारे में बता दिया। वो तवज्जो से पूरी बात सुनने के बाद बोली, वजदान, अगर तुम वाकई संजीदा हो तो फिर मैं यही कहूंगी कि तुम्हारे साथ कोई नफ्सियाती मसला है। इन वाक़यात को नॉर्मल नहीं कहा जा सकता। एक चीज तुम देखते हो लेकिन वो मुझे नजर नहीं आई। एक मंजर तुम्हें दिखाई देता है मगर मैं इससे महरूम रहती हूँ। इसी तरह तुम जो आवाज सुनते हो वो मेरी समात से तक रसाई हासिल नहीं करती। क्यों? इसने जरा तवक्कुफ करके सवालिया नजर से मुझे देखा। इस वक्त वो एक डॉक्टर नजर आती थी। क्या पहले भी तुम्हारे साथ ऐसा होता रहा है? नहीं, इस नौयत के ये इब्तदाई और अनोखे तजर्बात हैं। तुम्हें पहली फुर्सत में किसी माहिर नफ्सियात से रजू करना चाहिए, इसने मशवरा दिया। मैं किसी और ही सोच में खो गया। मेरे अंदर से कोई आवाज उठी थी, वजदान, पुरअसरार मामलात और वाक़यात का सिलसिला दोबारा शुरू हो गया। पुरअसरार वाक़यात का ख्याल आते ही ध्यान नीलगिरी की तरफ चला गया। फिर इसकी सहर अंगेज जात से वाबस्ता होशरुबा और मशहूर कुन यादें मुजस्सम होकर सामने आने लगी। मैं ख्यालात की जादू नगरी में जाने और कितनी देर तक भटकता के सदफ की आवाज ने मेरी समात पर दस्तक दी। वो पूछ रही थी, वजदान, क्या आज का दिन यहीं खड़े खड़े गुजारना है? मैं हाई रूफ में हाजिर हो गया और सुरख लैंड क्रूजर की जानब इशारा करते हुए कहा, इसका ड्रॉप सीन नहीं देखोगी? अभी तो इसका टाइटल शुरू हुआ है। वो बोझल लहजे में बोली, अगर इस कहानी के इख्तिताम तक हम गाड़ी में बैठे रहे तो सैदपुर पहुंचने के इम्कानात माइनस में चले जाएंगे। तुम ठीक कहती हो, मुझे भी कुछ ऐसा ही महसूस हो रहा है। मैंने
मैंने फैसला कुन अंदाज में कहा, आज जोहर और असर के दरमियान बड़े पाशा साहब की तदफीन है, हमें इससे पहले सैदपुर होना चाहिए और इसके लिए हमें यहाँ से रवाना होना पड़ेगा। बोली, वजदान मैं तो कहती हूँ गाड़ी को फौरन यहाँ से निकालो, अगर फिर कभी ये बहरूपिया हमारी राह में आया तो इससे बड़ी तसल्ली बख्श तरीके से निमट लेंगे। सदफ की तजवीज माकूल और बरवक्त थी, लिहाजा मैं हाई रूफ को स्टार्ट करके माल रोड पर ले आया। अगले काट से मैंने गाड़ी को मोड़ा और हमारा सफर शुरू हो गया। माल रोड का ये सफर नहर के करीब पहुंचकर कैनाल बैंक रोड तक ले जाता, फिर हमें इसके साथ साथ ये सफर जारी रखते हुए अपनी मंजिल की जानब रवां दवा हो जाते। मैं ड्राइविंग पर तवज्जो मरकूज रखते हुए हालिया हैरत अंगेज और नाकाबिले यकीन वाक़े के बारे में सोचने लगा। सदफ का दावा था कि वो एक सेकंड के लिए भी वहाँ से इधर उधर नहीं हुई थी। इसे मुझसे झूठ बोलने की कतन कोई जरूरत नहीं थी और मैं अपने तजर्बे को नहीं जुटला सकता था। मैंने लगभग 8 मिनट परेशानी की हालत में टहलते हुए गुजारे थे। ये वाकया मेरी याददाश्त में नक्श होकर रह गया और मैं अभी तक इसकी कोई हतमी तोजी नहीं कर पाया था। चेरिंग क्रॉस का सिग्नल क्रॉस किया तो सदफ मुझसे मुखातब होते हुए बोली, वजदान तुम्हें क्यों चुप लग गई? क्या मेरी किसी बात का तुमने बुरा मनाया है? क्या तुमने ऐसी कोई बात की है? मैंने उल्टा इससे सवाल कर डाला। सोचते हुए बोली, अपनी दानिश्त में तो नहीं की, तब मेरी दानिश्त में भी नहीं की, फिर तुम खामोश क्यों हो? मैं बहरूपिया नकली वजदान के बारे में सोच रहा हूँ। मैंने साफ गोई से काम लिया। वो पूछने लगी, क्या क्यों इस फजूल के चक्कर में फंस कर अपनी सोच को प्रगंदा करते हो? जो बात मुझे हजम न हो मैं इसके बारे में इस वक्त तक सोचता और खोजता रहता हूँ। जब तक इसकी तह तक न पहुँच जाऊँ ये शख्स आसानी से जान नहीं छुड़ा सकेगा, ना मेरी सोच से और ना ही नजर से। इसने इस्तफसार किया, फिर इसके सिलसिले में कोई बात समझ में आई? हाँ, मैं तुम्हारी बात से मुत्तफिक हो गया हूँ। मेरी कौन सी बात से? तुमने कहा था नकली वजदान इंसान नहीं शैतान है, बेपनाह चालाक और मक्कार है, इसके पास बहुत सी कुव्वतें हैं। मैंने कहा, मैं भी इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि बहरूपिया वजदान वाकई किसी पुरअसरार कुव्वत का मालिक और गालिब इम्कान यही है कि वो नजरबंदी का इल्म जानता है। नजरबंदी के बारे में मैंने बहुत कुछ पढ़ और सुन रखा है। सदफ ने सनसनीखेज लहजे में कहा, वजदान तुम्हारी नकल से वास्ता पड़ा तो वो भी पुरअसरार और बाहुनर निकल आया। हाउ अमेजिंग। मैंने कहा, इस शख्स से निबटने में बहुत लुत्फ आएगा। सदफ ने पूछा, तुमने नजरबंदी का जिक्र किया है, इस हवाले से बहरूपिया का कौन सा कमाल तुम्हारे सामने आया है? यही क्या कम है कि मैंने स्टोर से बाहर आकर देखा तो तुम नजर नहीं आई और ना ही ये ग्रे हाई रूफ। मैंने बताया, मैं तुम्हें द्रोग गो नहीं समझता। तुम्हारा कहना एक लम्हे के लिए भी तुम और गाड़ी मौका से नहीं हटी, इससे यही साबित होता है कि नकली वजदान ने नजरबंदी के अमल से मुझे वो मंजर दिखाया होगा। ऐसे शख्स से दो दो हाथ करने के लिए तुम्हें चीख की कुव्वत आजमाना होगी। वो मेरे दायरा कार में तो आए, मैंने मुबहम अंदाज में कहा। इसी वक्त सदफ ने सनसनीखेज अंदाज में एक जानब इशारा किया और हैजानी लहजे में बोली, वो रहा। क्या रहा भाई? मैंने इसके इशारे पर दाएं जानब गर्दन घुमाकर देखा। सदफ ने कहा, जिस शैतान का हम जिक्र कर रहे थे। सुरख लैंड क्रूजर मेरी निगाह में आ गई। मज़कूरा जीप चिड़ियाघर के गेट से अंदर दाखिल हो रही थी। हमें डिपार्टमेंटल स्टोर से रवाना हुए जितना वक्त हुआ था, इसमें मुमकिन नहीं था कि बहरूपिया चिड़ियाघर तक पहुंच जाता। माल रोड लाहौर की सबसे ज्यादा साफ सुथरी और सुलझी हुई सड़क है। ट्रैफिक कवानीन की सबसे कम बेकायदगी और खिलाफ वर्जी यहाँ नजर आती है। दो तरफा ट्रैफिक नहायत ही तरीके सलीके से रवां दवा रहता है और सुरख जीप तो सामने से आकर चिड़ियाघर की तरफ मुड़ी थी, गोया नकली वजदान पीसी की तरफ से आ रहा था। एक दो ही बातें हो सकती थी, या तो वो वाकई पुरअसरार और मावराई उलूम का माहिर था कि नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाता था, या फिर चिड़ियाघर के गेट से दाखिल होने वाली लैंड क्रूजर में कोई और था। मैं सड़क की दूसरी तरफ से जीप में बैठे हुए शख्स की झलक नहीं देख पाया था। सदफ ने कहा, यह वाकई किसी शैतान से कम नहीं, अभी याद किया अभी हाजिर। मैंने अगले कट से हाई रूफ को मोड़ा और वापसी की सड़क पर डाल दिया। सदफ ने तशवीशनाक अंदाज में कहा, वजदान इस मरदूद पर लानत भेजो। वो समझ गई थी कि मैं नकली वजदान के ताक़ब में चिड़ियाघर की तरफ जा रहा हूँ। मैंने कहा, मैं सिर्फ अपने तजस्सुस और शक की तस्दीक चाहता हूँ। हमने सुरख जीप को देखा है, ये बात यकीनी नहीं कि इसमें हमारा मतलूबा बंदा ही हो, वो कोई और जीप भी हो सकती है। मैं नंबर प्लेट देखे बगैर मुतमिन नहीं होगा, और अब इस लैंड क्रूजर का नंबर 4737 ही हुआ तो हम भी इसके साथ पीछे चिड़ियाघर में दाखिल होंगे। मैं तुम्हारी फितरी तजस्सुस से इनकार नहीं करती। वो मुतदल अंदाज में बोली, मैं खुद भी बहुत मुतजस्सिस वाक़या हुई हूँ, लेकिन एक बात ज़हन में रखना वजदान, कहीं हम इस बहरूपिया के चक्कर में उलझ
उलझ कर बड़े पाशा के जनाजे में शिरकत से न रह जाएं। मैंने कहा अल्लाह दिता ने मुझे बताया था लाहौर से सैदपुर 1.5-2 घंटे से ज्यादा का फासला नहीं। इस वक्त 9 बजे हैं, अगर हम 12 बजे भी लाहौर से निकले तो आसानी वक्त पर वहाँ पहुँच सकते हैं। मजीद कमी बेशी तेज रफ्तार ड्राइविंग से पूरी की जा सकती है। मैंने जरा रुकने के बाद इजाफा किया, हमारे पास 3 घंटे का वक्त है। इस अरसे में हम नकली वजदान पर अच्छी खासी रिसर्च कर सकते हैं। मुझे नहीं उम्मीद वो हमारे हाथ आ सके। सदफ ने कहा अगर वो वाकई नजरबंदी का इल्म जानता है तो इस मर्तबा भी वही होगा जो थोड़ी देर पहले डिपार्टमेंटल स्टोर में तुम्हारे साथ पेश आ चुका है। नजरबंदी का इल्म बहुत करिश्मे दिखाता है। मैंने कहा बंदिश किसी भी किस्म की हो, इसका तोड़ भी मौजूद होता है। मेरी इस दलील के बाद सदफ ने कुछ न कहा और हम चिड़ियाघर में दाखिल हो गए। लैंड क्रूजर की नंबर प्लेट का जायजा लिया गया तो वो इसी बहरूपिये की जीप साबित हुई। इस इंकशाफ ने मेरे रगों पे में एक सनसनी सी दौड़ा दी। चंद लम्हात बाद हम 2 टिकट हासिल करके चिड़ियाघर के अंदरूनी हिस्से में दाखिल हो चुके थे। इस मर्तबा सदफ ने बाहर रुककर बहरूपिये का इंतजार करने का इरादा जाहिर नहीं किया क्योंकि इसका कोई फायदा नहीं था। एक तजर्बे में नाकामी ने मुझे बहुत कुछ सिखा दिया था। हम 15-20 मिनट तक मुख्तलिफ जानवरों के पिंजरों के पास चकराते रहे लेकिन इस बंदा पूरे असरार की एक झलक दिखाई न दी। मैं वहाँ से वापसी का इरादा कर ही रहा था कि वो अचानक मुझे नजर आ गया। वो एक बच्चे की उंगली थामे इसे शेरे बब्बर दिखा रहा था। सदफ की हैरत में डूबी हुई आवाज उभरी, ये इसके साथ बच्चा कैसा है? थोड़ी देर पहले तो ये अकेला था। मैंने कहा मैं खुद हैरान हूँ, मेडिकल साइंस ने अभी इतनी तरक्की भी नहीं की। सदफ मेडिकल फाइनल ईयर की स्टूडेंट थी। मेरी बात को बड़ी वजाहत से समझते हुए बोली, हाँ ये तो भाई नामुमकिनात में से है, चलो इसी से जाकर पूछते हैं। मैंने कहा बहरूपिये की जानब कदम बढ़ा दिए। हम इस वक्त प्ले लैंड के पास खड़े थे। यहाँ से शेर बब्बर के पिंजरे का फासला ज्यादा नहीं था लेकिन शायद इसने हमारी गुफ्तगू सुन ली थी। वो पिंजरे से हट गया और बच्चे की उंगली को थामे एक डलवानी रास्ते की ऊंचाई चढ़ने लगा। मैंने सदफ के साथ अपनी पेशकदमी में तेजी लाते हुए कहा, कितनी अजीब सी बात है, आम तौर पर ऐसे मौके पर बच्चे बड़ों की उंगली थामते हैं। इस बहरूपिये ने अगर कोई बच्चा पाया भी है तो इसकी उंगली पकड़े घूम रहा है। सदफ ने गहरी संजीदगी से कहा, इन अजीबो गरीब बातों को तो रखो एक तरफ, मैं किसी और ही नुक्ते पर गौर कर रही हूँ। वो नुक्ता कौन सा है? मैंने पूछा। अब तक हमने इसकी सूरत नहीं देखी, सदफ ने इंकशाफ अंगेज लहजे में कहा। सिर्फ पुश्त ही से हमारे सामने आई है, ये भी तो मुमकिन है वो नकली वजदान की बजाय कोई और शख्स हो। सदफ की बात में वजन था। वाकई मुस्लिम टाउन वाले पुल से लेकर अब तक हम इसकी पुश्त ही देखते आए थे, मगर मैं मखसूस जीप और ड्रेसिंग की बिना पर यकीन से कह सकता था कि ये वही शख्स है जो कल रात नहर के किनारे मेरे सामने आया था। वहाँ मैंने इसकी शक्ल सूरत देखी थी, वो हूबहू मैं था। हम दोनों के काद काठ, नक्शो निगार और खदो खाल में सरे मोह फर्क नहीं था। फिर इसकी पुरअसरारियत भी इसे नकली वजदान साबित कर रही थी। मैंने कहा, इस वक्त हम इसके बहुत करीब पहुंच चुके हैं, तुम इसकी शक्ल आसानी देख सकोगी। जब तक हम मसनूई डॉल्फिन वाले फवारे के पास से गुजरकर इस डलवानी रास्ते की जानब बढ़ते, बहरूपिया मेरी निगाह से ओझल हो गया। हम तकरीबन दौड़ते हुए डलवान पर चढ़ने लगे। इस रास्ते के इख्तिताम पर मालूम हुआ इस तरफ मुख्तलिफ रंगो नस्ल के टाइगर्स के पिंजरे हैं। एक कतार से 5-6 पिंजरे बने हुए थे जिनमें खुशनुमा जिल्द और बेपनाह ताकत के मालिक शेर चीते बंद थे। चिड़ियाघर के इस हिस्से में लोगों का बहुत रश था। मर्दो, जन और हर उम्र के बच्चे बड़ी तादाद में वहाँ मौजूद थे। मैं मुतलाशी नजर से बहरूपिये को ढूंढने लगा। सदफ का हाल भी मुझसे ज्यादा मुख्तलिफ नहीं था लेकिन हैरत अंगेज तौर पर वो हमें कहीं नजर न आया। अजीब मुसीबत है, ये शख्स भी। सदफ जुंजलाई हुई आवाज में मेरी समात तक पहुंची। मैं भी हैरान था, वो कहाँ चला गया। वहाँ मौजूद अफराद में कोई एक भी ऐसा नहीं था जिसने सरासर सफेद लिबास पहन रखा हो। हम तेज कदमों से चलते हुए इस हिस्से के आखिरी हिस्से में पहुंच गए। आगे रास्ता बंद था। इस रास्ते को चिड़ियाघर की इंतजामिया ने आर्जी तौर पर बंद कर रखा था। वहाँ कोई तामीरी काम हो रहा था। शेरों वाला आखिरी पिंजरा भी खाली था। एक छोटे से बोर्ड पर वार्निंग नमा हदायत भी दर्ज थी कि कोई भी शख्स इस तरफ आने की कोशिश न करे वरना अपने नुकसान का खुद जिम्मेदार होगा। वो तो यहाँ कहीं दिखाई नहीं दे रहा वजदान। सदफ ने एक तवील सांस खारिज करते हुए कहा, कहीं इधर तो नहीं कूद गया। इसका इशारा इसी खतरनाक हिस्से की जानब था जिधर जाने से अवामुन नास को मना किया गया था। मैंने कहा, बाहर तो यही लगता है, वरना अगर वो ऐसा यहाँ होता तो हमसे पोशीदा नहीं रह सकता था। अब तुम्हारा क्या इरादा है? मैंने ममनुआ हिस्से की दूसरी तरफ देखते हुए कहा, चलो वापसी के रास्ते से होकर इधर जाते हैं। इसने ताइदी अंदाज में सारा हिलाया और हम वापसी के लिए पलट गए। इसी वक्त हम दोनों को एक साथ हैरत का शदीद
सख्त झटका लगा। वो कमीना शख्स डलवानी रास्ता उतरकर इस हिस्से से निकल रहा था। मैंने सदफ से कहा, भागो वरना वो निकल जाएगा। हमने दौड़ने वाले अंदाज में कदम उठाए ही थे कि अकब में आवाजें उभरी, पकड़ो, जाने न पाए, दौड़ो, वो निकल रहे हैं। फिर इससे पहले कि हम रुककर सूरत हाल का जायजा लेते, हमें दर्जन भर अफराद ने घेरे में ले लिया। सदफ को तो किसी ने छूने या पकड़ने की कोशिश नहीं की, लेकिन अलबत्ता मुझे बाजुओं से थाम लिया गया। मैंने गुस्से से झटक कर अपने बाजू छुड़ाए और सख्त लहजे में कहा, ये क्या बदतमीजी है, मुझे इस तरह क्यों पकड़ रहे हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? इस तरह ना पकड़े तो फिर किस तरह पकड़े? एक नौजवान ने जोशीले लहजे में कहा, तुमने हमारा नहीं बल्कि इस औरत का कुछ बिगाड़ा है। बात खत्म करते ही इसने एक खुश लिबास खातून की जानब इशारा कर दिया। इसी वक्त इंकशाफ हुआ कि मुझे एक जेब कतरे की हैसियत से दबोचने की कोशिश की गई थी। मज़कूरा औरत का दावा था कि मैंने इसके पर्स में हाथ डाल दिया था। मैंने बरहमी से कहा, क्या आपने मुझे अपने पर्स में हाथ डालते देखा था? हाँ देखा था। वो डटाई से बोली, तुमने मेरे पर्स में से छोटा बटवा उड़ाया है, ये देखो पर्स की जिप खुली हुई है। फिर इसने मुझे अपना खुला हुआ पर्स दिखाया। इस वक्त तक चिड़ियाघर के सिक्योरिटी स्टाफ के 2 अफराद भी इस हंगामा आराई की बू सूंघ कर हमारे नजदीक आ गए। वो दोनों बड़ी खूंखार निगाहों से मुझे देख रहे थे। मैंने खातून को मुखातब करते हुए कहा, मोहतरमा, लगता है आपको मेरे बारे में कोई गलत फहमी हुई है। अगर वाकई आपका बटवा निकला है तो फिर आप रास्ता पीट कर रही हैं। मेरे ख्याल में सांप निकल चुका है, तुम तलाशी दो। सिक्योरिटी के एक शख्स ने मुझसे कहा। इस सूरत हाल से निपटने का एक ही आसान तरीका था कि मैं जामा तलाशी में रुकावट न बनता। मैंने कोई बटवा नहीं मारा था, इसलिए फिक्रमंदी की कोई बात नहीं थी। आप खुशी से मेरी तलाशी ले सकते हैं, मैंने सिक्योरिटी वाले से कहा। वो आगे बढ़ा और मुझे टटोलने और परखने के बाद इसने ऐलान कर दिया, बटवा तो इसके पास नहीं है। मजमा में मौजूद एक शख्स ने ख्याल आराई की, इसने बटवा अपनी साथी को दे दिया होगा। ये क्या बकवास है, मैंने चीख कर कहा। मैं तुम लोगों के चीफ से बात कर सकता हूँ। साहब, इसमें गुस्सा करने की कौन सी बात है? सिक्योरिटी वाला कदरे नरमी से बोला, बटवा आपके पास से बरामद नहीं हुआ। अगर आप लोगों का इस मामले से कोई ताल्लुक नहीं तो आपकी साथी के पास भी वो बटवा नहीं मिलेगा। आप फिक्र न करें, हमारा लेडीज स्टाफ इनकी तलाशी लेगा। वैसे आप चाहें तो हमारे चीफ से बात कर सकते हैं। इसकी बात माकूल थी। जब एक औरत दावेदार थी कि मैंने इसके पर्स में से बटवा निकाला है, तो सिक्योरिटी वाला मेरी और सदफ की तलाशी लेने में हक बजानब था। इस मुसीबत से जल्द अज जल्द छुटकारा पाने के लिए ये अज़हद जरूरी था कि मैंने सिक्योरिटी वाले की बात मान ली। एक कमरे में एक लेडी सिक्योरिटी गार्ड ने सदफ की तलाशी ली और नतीजा ये बरामद हुआ कि मज़कूरा बटवा इसके पास भी नहीं है। अब सिक्योरिटी वालों के पास हमें रोकने या हमारे खिलाफ किसी किस्म की कार्रवाई करने का कोई जवाब नहीं था, लिहाजा माजरत के बाद हमें फारग कर दिया गया। हम चिड़ियाघर से निकलकर ग्रे हाई रूफ की तरफ आए तो सदफ ने पूछा, वजदान ये सब क्या था? महम जुई, मैंने नीम तंजिया लहजे में कहा, तुम्हारी तफरीह तबा के लिए कुदरत ने कुछ अमान कर दिया था। तुम्हें एडवेंचर बहुत पसंद है ना? वो बुरा सा मुंह बनाते हुए बोली, कुदरत ने या इस कम वक्त बहरूपिये ने? जब इसके बारे में हम इस नतीजे पर पहुंच चुके हैं कि वो नजरबंदी के साथ साथ कुछ पुरअसरार अलूम से भी वाकिफ है, तो फिर क्यों, कौन, क्या और कैसे जैसे अल्फाज बेमानी होकर रह जाते हैं। तुम्हारी तरह मेरा भी यही ख्याल है कि नकली वजदान ने हमसे जान छुड़ाने के लिए किसी भी तरह वो नाटक रचाया है। वो हमें इस मामले में उलझाकर हमारी तवज्जो खुद से हटवाना चाहता था। इससे एक ये बात भी साबित हो गई कि वो यहाँ हमारी मौजूदगी से आगाह हो गया था। बाढ़ में गया वो बहरूपिया और इसके पुरअसरार अलूम। सदफ ने गाड़ी में बैठते हुए बेजारी से कहा, ख्वाह मुख्वाह बार बार हमें परेशान करने चला आता है। मैंने हाई रूफ स्टार्ट की और चिड़ियाघर से निकल कर इसे माल रोड पर ले आया। अब हमारा रुख रीगल की जानब था। मैंने सदफ को छेड़ने की गरज से कहा, अगर बहरूपिया तुम्हारे ख्यालात से आगाह हो गया तो तुम्हारी शामत आ जाएगी। वो बेपरवाही से कंधे उचकाते हुए बोली, मेरी बला से मैं इससे नहीं डरती। अगर इसमें हिम्मत है तो सामने आकर मुकाबला करे। वो तो अभी तक एक भगोड़े का किरदार अदा कर रहा है। वो एक लम्हे को रुकी, फिर इजाफा करते हुए बोली, वैसे वजदान, तुम्हारी ये नकल बिल्कुल तुम्हारी ही तरह पेचीदा है। मुझ में ऐसी क्या पेचीदगी देख ली तुमने? अच्छा सवाल है, वो एक कहकहा लगाते हुए बोली। खैर, तुम्हारे सवाल का मैं किसी मुनासिब मौका पर जवाब दूंगी। गोया तुम ये कहना चाहती हो कि ये मौका मुनासिब नहीं। खैर, ऐसी भी कोई बात नहीं। फिर कैसी बात है? कुछ नहीं। इसके गुरेज और हिचकिचाहट ने मुझे उकसाया। नकली वजदान ने अपने रवैये से खासी कोफ्त में मुब्तला किया था। मैंने सदफ से तफरीह लेते हुए कहा, मैंने तुम्हारी बात से ये नतीजा अखज किया है कि तुम दिल में बहरूपिये से डर रही हो, इसीलिए लब कुशाई में हिचकिचा रही हो, वरना मेरे सवालात इतने पेचीदा या मुश्किल
नहीं है कि इनके जवाब देने के लिए किसी खास मौका का इंतजार किया जाए। मेरी बात खत्म हुई तो वो तड़क कर बोली, वजदान, इस भगौड़े से डरती है मेरी जूती। जूता और जूती। मैंने गाड़ी को बाएं जानब फातिमा जना रोड पर मोड़ते हुए कहा, ये दोनों बेजुबान और बेजान है, इसलिए ये किसी से नहीं डरती, बल्कि हजरत इंसान दूसरे इंसानों को डराने के लिए बाज औकात इनसे काम लेता है। वो जले कटे अंदाज में बोली, वो खबीस मुझे कहीं से भी इंसान नहीं लगता, हजरत इंसान तो बहुत दूर की बात है। अब अगर वो मेरे सामने आया तो मैं इसका मुंह नोच लूंगी। बहुत खूब, मैंने जेरे लब मुस्कुराते हुए कहा। वजदान, कमाल हो गया। सदफ की सरसराती हुई आवाज मेरी समात तक पहुंची। शायद इस बहरूपिया ने हमारी बातें सुन ली हैं। वो देखो, इसने उंगली से एक जानब इशारा किया, वो इसकी सुरख जीप। मैंने सदफ के इशारे की तकलीद में निगाह दौड़ाई और मुझे लैंड क्रूजर नजर आ गई। वो प्लाजा सिनेमा से जरा आगे गाड़ियों के एक शोरूम से बाहर आ रहा था। मैंने सेकंड के 1000वें हिस्से में इसकी जीप की नंबर प्लेट देख ली। वो वाकई नकली वजदान ही था। इस मर्तबा भी हमारी निगाहें इसकी पुश्त तक ही महदूद रहीं। दोनों गाड़ियों में एक मखसूस फासला बरकरार था। इस वक्त हम फातिमा जना मेडिकल कॉलेज के सामने से गुजर रहे थे जब सदफ ने सटपटाए हुए लहजे में मुझसे इस्तफसार किया, आखिर ये हमसे क्या चाहता है? हमसे नहीं, बल्कि सिर्फ मुझसे, मैंने तौसीह करते हुए कहा। इसकी दोस्ती और दुश्मनी सिर्फ और सिर्फ मुझ तक महदूद है। अब तक मैं फैसला नहीं कर पाया हूँ कि इसे दोस्त समझूं या दुश्मन। सदफ ने उकताहट अमेज लहजे में कहा, ऐसे शख्स से दोस्ती कैसे हो सकती है जो कदम कदम पर तकलीफ का बायस हो? मैंने कहा, अभी तक इसने मुझे वाज़े तौर पर कोई नुकसान नहीं पहुंचाया है और ना ही फायदा। मैं एक लम्हे को रुका, फिर बात जारी रखते हुए कहा, और जहाँ तक इसके मौजूदा रवैये की बात है तो इसमें इसे कसूरवार नहीं ठहराया जा सकता। हम अपनी मर्जी से इसके ताक़ब में लगे हुए हैं और कोफत उठा रहे हैं। ये अच्छी मंतक है। वो खफगी से बोली, वजदान, तुम्हारी बातों से तो यही जाहिर हो रहा है कि तुम नकली वजदान की फेवर कर रहे हो। कहीं इसने कुछ पढ़कर तुम पर फोंक तो नहीं दिया? मैंने कहा, ऐसी कोई बात नहीं। अगर ठंडे दिलो दिमाग से हालात का तज्जिया करो तो तुम भी इसी नतीजे पर पहुंचोगी जहां मैं पहुंच चुका हूं। मैं ऐसे फजूल तज्जियों के चक्कर में नहीं पड़ना चाहती। वो ला ताल्लुकी का रवैया अपनाते हुए बोली, तुम मुझे आइंदा के प्रोग्राम के बारे में बताओ। मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा, हम सैदपुर जा रहे हैं। क्या? इसके साथ साथ वो बमें सुकेड़ते हुए बोली, इसकी रहनुमाई में? मुझे सैदपुर तक जाने के लिए किसी की रहनुमाई की जरूरत नहीं। मैंने कहा, अल्लाह दिता ने रास्ते की तफसील बड़ी तसल्ली से मुझे समझाई है। मैं जहन में तय करदा रास्ते पर गाड़ी दौड़ाऊंगा। सुरख जीप की वजह से कोई रास्ता तब्दील नहीं करूंगा। अब ये जहां तक चलता है चले, जिस रफ्तार से चलना चाहता है इसकी मर्जी। वो शक आमेज नजर से मुझे घूरते हुए बोली, लगता है तुम किसी नतीजे पर पहुंच चुके हो, इसलिए नकली वजदान को अहमियत नहीं दे रहे हो। मैंने साफ गोई से काम लेते हुए कहा, ऐसी कोई बात नहीं, तुम ख्वाह मुख्वाह वहम में न पड़ो। ऐसी कोई बात नहीं, या तुम मुझे बताना नहीं चाहते? वाकई ऐसी कोई बात नहीं, मैंने कतियत से कहा, और अगर मैं किसी नतीजे पर पहुंच गया तो सबसे पहले मैं तुम्हें ही आगाह करूंगा, ये मेरा तुमसे वादा है। वो मुतमिन होकर विंड स्क्रीन के पार सुरख लैंड क्रूजर को तकने लगी। मैंने सदफ से कोई झूठ नहीं बोला था। मैं अभी किसी हतमी नतीजे पर नहीं पहुंच पाया था, ताहम मैंने अपने दिल में ये फैसला कर लिया था कि अगर वो बहरूपिया मेरे साथ बुरा नहीं कर रहा था तो मैं भी फिलहाल इसे फरामोश कर दूं। मुझे सबसे पहले सैदपुर और रखा वाली मिशन देखना था, फिर नकली वजदान से भी निपट लिया जाता। ये अलग बात है कि वो अगर आज खुद मेरी राह की रुकावट बनता तो मैं इसे भी देख लेता। मजांग चुंगी पर मैंने फातिमा जना रोड को छोड़ दिया और हाई रूफ को गुलबर्ग रोड पर डाल दिया। ये सड़क अपुआ कॉलेज के पास से गुजर कर कैनाल बैंक रोड से जा मिलती, फिर हमारा रास्ता सीधा हो जाता। सुरख लैंड क्रूजर मखसूस फासले से हमारे आगे जा रही थी, लेकिन कैनाल बैंक रोड पर आने के बाद इसने हमारा साथ छोड़ दिया और माल रोड की क्रॉसिंग पर वो बाएं जानब मुड़कर माल रोड पर रवां दवा ट्रैफिक का हिस्सा बन गया। सदफ ने इत्मीनान का सांस खारिज करते हुए कहा, शुक्र है इस मुसीबत से तो जान छूटी। मैंने नकली वजदान की रुखसती पर कोई तबसरा नहीं किया और कैनाल बैंक रोड पर गाड़ी को आगे बढ़ाता चला गया। कुछ ही देर बाद हम फतेहगढ़ को पीछे छोड़कर सैदपुर की जानब गामजन थे। वो 2-3 किलोमीटर आगे आने के बाद सड़क इतनी हमवार न रही जितनी पहले थी। मुझे हाई रूफ की रफ्तार कदरे कम करना पड़ी। इसके साथ ही सड़क कच्ची पक्की होने के सबब धूल मट्टी भी उड़ा रही थी। मैंने एहतियात के साथ अपना सफर जारी रखा। इस दौरान में हमारी दरमियान हल्की फुल्की गुफ्तगू का सिलसिला भी जारी रहा। वो कुरीद कर मेरी गुजरी हुई जिंदगी के बारे में सवाल कर रही थी। इसका ये इस्तफसार ये मार्शल आर्ट्स और ची तक ही महदूद नहीं था, बल्कि वो मुआशी और माशरती
मेरी में भी लगी हुई थी। हम बातचीत करते हुए लम्हा बे लम्हा सैदपुर के नजदीक पहुंच रहे थे कि विंड स्क्रीन के पार दूर सड़क पर मैंने गिरदो गुबार का एक तूफान उठते देखा। ये मंजर सदफ की निगाह से भी पोशीदा नहीं रहा था। वो ख्याल आराई करते हुए बोली, मेरे ख्याल में कोई गाड़ी तेज रफ्तारी से हमारी जानब आ रही है। मैं तुम्हारा हम ख्याल हूँ, मैंने कहा। इसी वक्त फजा में एक मखसूस किस्म के सायरन की सदा गूंज उठी। ऐसा हारन या तो पुलिस मोबाइल पर नस्ब होता है या फिर एम्बुलेंस पर। सदफ चौंके हुए लहजे में बोली, ये कोई एम्बुलेंस हो सकती है। किसी इमरजेंसी मरीज को अस्पताल पहुंचाने के लिए वो इस तेज रफ्तारी पर मजबूर है। हाँ, ऐसा भी हो सकता है, मैंने गंभीर आवाज में कहा। और इसके अलावा क्या हो सकता है, वो पूछे बिना न रह सकी। मैंने निहायत ही ठहरे हुए लहजे में कहा, कोई अजब नहीं ये पुलिस मोबाइल हो। सदफ ने तशवीशनाक नजर से मुझे देखा। इस दौरान में मुतज़किरा गाड़ी खोलकर सामने आ चुकी थी। वो गर्द की लपेट में तो अब ही थी, ताहम हमारे दरमियान फासला चूंकि बतदरीज कम हो रहा था, इसलिए इसे देखना मुमकिन हो गया था। मैंने महदूद फासले से इसे पहचान लिया। वो सफेद रंग की एक टोयोटा हाईएस थी, जिसके माथे पर मखसूस सुरख बत्ती अपनी गर्दिशी हरकत जारी रखे हुए थी। इस गर्दिश के साथ देने के लिए हारन की आवाज भी मुसलसल फजा का हिस्सा बनती जा रही थी। फिर वो वक्त भी आया जब हमारे दरमियान इंतहाई कम फासला रह गया। चंद लम्हों बाद हम एक दूसरे के पहलू से गुजरने वाले थे और इसी वक्त मेरी निगाह एम्बुलेंस की पैसेंजर सीट पर गई और वो वहीं चिपक कर रह गई। पैसेंजर सीट पर बैठे हुए शख्स को देखकर मुझे अपने वजूद में जल्जले के आसार महसूस हुए। मैंने इसे सेकंड के लाख में हिस्से में पहचान लिया। वो कोई और नहीं बल्कि शुएब गौरी का काबिल एतमाद नायब कबीर शाह उर्फ शाह जी था। मुझे अपने बदन पर चियोटियां सी रेंगती हुई महसूस हुई। शाह जी का लाहौर के गर्दो नवाज से दूर का भी तलक वास्ता नहीं था और वो एक एम्बुलेंस की पैसेंजर सीट पर बैठकर सैदपुर से लाहौर की जानब आ रहा था। ये हैरत अंगेज के साथ साथ एक नाकाबिले यकीन बात भी थी। वो सैदपुर से नहीं बल्कि रखा वाली से आ रहा है। मेरे अंदर किसी ने सरगोशी की। मैंने छठी हिस्स की इस पुकार को फौरन से पेशतर समझ लिया। इसी वक्त दोनों गाड़ियां पहलू ब पहलू आ गईं और बेसाख्ता मेरी निगाह एम्बुलेंस के पिछले हिस्से की जानब उठ गई। वहाँ स्ट्रेचर पर कोई लेटा था, यानी यकीनी तौर पर ये वही शख्स था जिसे इमरजेंसी में अस्पताल पहुंचाया जा रहा था। मेरे बदन का सारा खून दिल में जमा हो गया और दिल ने पूरी शिद्दत से धड़क कर कहा, ये मेरी रगे जान साहिल है। मैंने हर किस्म के एहतियात और मसलहत को बलाए ताक रखकर जिस्मो जान की सारी तवानाई सरफ करके ब्रेक पैडल को दबा दिया। हाई रूफ में जल्जले के आसार पैदा हुए और वो एक जोरदार झटका खाकर रुक गई। रेडियल प्लाई वाले टायरों की गिरफ्त ऐसी ही मजबूत होती है, गाड़ी को रोड पर बांध कर रख देती है। इन लम्हात में सदफ ने खासी होश मंदी और हाजिर दिमागी का सबूत दिया। मैंने जैसे ही मकान की अंदाज में ब्रेक लगाए, इसने बेइख्तियार अपने दोनों बाजू सामने फैलाए और डैशबोर्ड का सहारा लेकर खुद को किसी बड़े नुकसान से बचा लिया। मुमकिन है ये इसका गैर इरादी अमल हो। बहरहाल वो शदीद जख्मी होने से महफूज रही। इसकी एहतियाती पेशबंदी ने मुफीद काम दिखाया। हाई रूफ आनन फानन रुकी तो इसका इंजन खामोश हो गया। असूली तौर पर ऐसा नहीं होना चाहिए था। मैंने एक लम्हा जाया किए बगैर इंजन को दोबारा बेदार करने की कोशिश की, लेकिन मेरी ये कोशिश नाकामयाब रही। दूसरी तीसरी कोशिश में नाकामयाब होने के बाद मैंने एक झटके से गाड़ी का दरवाजा खोला और बाहर निकल आया। इस वक्त मुझ पर एक वहशत सी सवार थी। मेरे अंदर कोई चीख चीख कर कह रहा था कि साहिल लम्हा बे लम्हा मुझसे दूर होती जा रही है। मैं अपने अंदर की इस आवाज पर ध्यान देने के लिए मजबूर था। मैं गाड़ी से नीचे उतरा तो सदफ ने झुंझलाए हुए लहजे में कहा, वजदान तुम कहाँ जा रहे हो? वो साहिल को ले गए, मैंने बेखुदी के आलम में कहा। सदफ अपनी साइड का दरवाजा खोलकर हाई रूफ से नीचे उतर आई और हैरत भरी नजर से मुझे तकते हुए बोली, तुम किस साहिल का जिक्र कर रहे हो? वो हाईएस में स्ट्रेचर पर थी। मेरे लहजे में जुनून की आमेजिश थी। कबीर शाह इसे कहीं ले जा रहा है, मुझे पहली फुर्सत में साहिल तक पहुंचना है। अपनी बात खत्म करते ही मैंने हाई रूफ की बॉडी पर एक जोरदार ठुड्डा मारा। तुमने भी इसी वक्त धोखा देना था, मैंने जहर खंद अंदाज में कहा और अचानक पलट कर इस सिमत दौड़ लगा दी जिधर टोयोटा हाईएस गई थी। ये मेरा एक इज़तरारी रद्द-ए-अमल था। साहिल के ख्याल ने मुझे बेइख्तियार कर दिया था। मैं चाहे जितनी भी तेज रफ्तारी से क्यों ना दौड़ता रहता, हाईएस को नहीं पकड़ सकता था। मैं इन जुनूनी लम्हात में जो कुछ भी कर रहा था वो मेरे बस में नहीं था। यूं महसूस हो रहा था कि कोई नादीदा कुव्वत मुझे अपनी उंगली के इशारे पर नचा रही हो। मैं हर सूरत में साहिल तक पहुंचना चाहता था। मुझे अपने अक्ब में सदफ की सरसराती हुई आवाज सुनाई दी, वजदान तुम्हारा पागलपन मेरी समझ से
बाहर है। पता नहीं तुम किस किस्म की बातें कर रहे हो। अपनी बातों की इकसाम गिनवाने और बताने का मेरे पास वक्त नहीं था। मैं सदफ की सुनी अनसुनी करते हुए अंधाधुंध दौड़ता चला गया। इस वक्त मेरी सोच एक नुक्ते पर मरकूज होकर रह गई थी और वो नुक्ता था साहिल। सदफ की तरफ बाज लोग मेरी इन हरकत को पागलपन के खाते में डाल रहे होंगे, लेकिन मैं इस वक्त जो कुछ भी कर रहा था, इज़तरारी अंदाज में मुझसे जो भी सरदर्द हो रहा था, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं था। मेरा कोई मजबूत जज्बा मुझे मजबूर कर रहा था मैं साहिल का ताक़ुब करूं। अगर आज मुझे ताखीर होगी तो फिर मैं जिंदगी में कभी इसे हासिल नहीं कर सकूंगा। वो मुझसे इतनी दूर चली जाएगी जहाँ शायद मेरी सोच भी ना पहुंच सके। बाज औकात इंसान के अंदर इतना ताकतवर जज्बा पैदा होता है जो इसके सोचने समझने की सलाहियत को अपने ताबे कर लेता है। इस जज्बे के जेरे असर इंसान बड़ी से बड़ी कुव्वत से भी टकरा जाता है और इस यकीन के साथ कि वो जो कुछ भी कर रहा है सही कर रहा है। एम्बुलेंस के अकबी हिस्से में मैंने एक स्ट्रेचर रखा देखा था जो सफेद चादर से ढका हुआ था। स्ट्रेचर पर लेटा हुआ महज चादर के नीचे नजर नहीं आ रहा था, लेकिन मेरे दिल की धड़कन बार बार मुझे यकीन दिला रही थी कि स्ट्रेचर पर साहिल है, साहिल के सिवा और कोई नहीं। सफेद एम्बुलेंस गर्दो गुबार के तूफान में मेरी निगाह से ओझल हो गई। कुछ देर बाद इसके मखसूस सायरन की आवाज भी मादूम हो गई। इसका मतलब यही था वो बहुत दूर निकल गई थी। इस एहसास ने मुझे हद दर्जे तकलीफ पहुंचाई कि मैं दौड़कर इस एम्बुलेंस तक नहीं पहुंच सकता था तो क्या मैं साहिल को नहीं पा सकूंगा। इस सवाल ने मुझे सरतापा लर्जा दिया। मैंने साहिल की जुदाई में पहले ही बहुत तकलीफ उठा ली थी। लातदाद ना मेहरबान लम्हात हमारे दरमियान हायल होकर रह गए थे। मैंने कई बेकरार शामें और बेकैफ सुबह इसके बगैर गुजारी थी। मेरे कदम यक बेयक रुक गए और मैं हकीकत पसंदाना अंदाज में एक अमली इंसान की तरह साहिल के बारे में सोचने लगा। मैंने एम्बुलेंस की पैसेंजर सीट में कबीर शाह को बैठे देखा था और मेरे दिल में ये एहसास जागा था कि वो रखा वाली से आ रहा है। लेकिन हैरत अंगेज बात यह थी कि एम्बुलेंस वालों ने एक लम्हे के लिए भी गाड़ी रोकने की जरूरत महसूस नहीं की थी। इससे यही जाहिर होता था कि कबीर शाह उर्फ शाह जी ने मुझ पर तवज्जो नहीं दी थी। यकीनी तौर पर इसने मुझे देखा नहीं होगा। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स बॉक्स में पाक आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद का नारा ज़रूर दर्ज करके अपने मुल्क पर फ़ख्र करें और पाकिस्तान की बुनियादें मजबूत करने में अपना किरदार अदा करें। वीडियो देखने का शुक्रिया। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अपना ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल का भी। ISI पाक आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।